आज हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो कि क्या होती है, वेंडर कंपनी होती है। ठीक है, इसको ट्रांसफर कंपनी या वेंडर कंपनी कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसका रिकॉर्डिंग का क्या तरीका है, क्या करना होता है, वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें जो हम फॉलो करते हैं वो सेम वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो हम पार्टनरशिप में फॉलो करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे सिस्टम फॉलो करेंगे कि जिस तरह से उसमें सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाता है और क्रेडिटर्स को और उसके ओनर्स को पे कर दिया जाता है, सेम वही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें आती हैं क्वेश्चन में या तो जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, या फिर हमें कुछ अकाउंट बनाने को आते हैं, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आ जाता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाने को आ जाता है। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाने को आता है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाने को आता है। इसके अलावा ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनाने को आता है, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनाने को आता है। ठीक है, तो कुछ अकाउंट बनाने को हमें इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे कि पुराने क्वेश्चन पेपर में हम देखें, इसका क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है ये रहा, मेक रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टाउ लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाने को आया हुआ है ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो आया है इसमें और में, इसमें क्या आया है वो देखते हैं। ये तो उसका क्वेश्चन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरे पेपर में देखें, ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर जो है ये और ओल्ड वाला है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन तो पूरा थ्योरी का आया था, डिफाइन परचेज कंसिडरेशन एज पर AS 14 और डिस्टिंग्विश बिटवीन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक और पेपर में आया था इसके बाद। तो और दूसरा क्वेश्चन अल्टरनेट में आया है, गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर होल्डर, तुषार लिमिटेड एब्जॉर्ब तशिका लिमिटेड। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन वही अमलगमेशन का है। तो ये जो है एब्जॉर्ब कर रही है इसको, तो ये इसको एब्जॉर्ब करी, तो ये ट्रांसफर कंपनी हो गई, ये ट्रांसफरी कंपनी हो गई। ठीक है, तो इसमें हमें करने को क्या आया है, शो द कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सिर्फ परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी। तो ए पार्ट में सिर्फ परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशन करने का और इसको डिस्चार्ज करने का कि किस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है, पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग 5 लाख फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, फिर 550 लाख फुल्ली पेड अप शेयर टू ईच कंसोलिडेटेड इनटू फुल्ली पेड। तो ये एक तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कुछ इन्होंने ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, उसकी एंट्रीज करनी है। ठीक है, अलग अलग एंट्रीज इन्होंने दे दी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आया था हमारा। बाकी जो है हमारा इसमें जो है पहले पुराने वाले के सिलेबस में होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का भी था, कंसोलिडेटेड वो बनाना होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अभी हमारे सिलेबस से ये चीज निकल गई है, तो अब हमारे सिलेबस में अमलगमेशन ही है सिर्फ। तो अमलगमेशन का ऐसा क्वेश्चन इसमें आया था। तो अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो उसमें जो है ये सब मिलेगा, तो अब उसको देख करके कंफ्यूज मत होना कि हमें वो भी करना है, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो सिर्फ हमें अमलगमेशन वाला पार्ट ही करना है। तो अब इसमें आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमने ये देख लिया।
क्वेश्चन पेपर ये देख लिया, एक क्वेश्चन पेपर एनईपी का। एनईपी में क्या आया था, एनईपी में किस तरह से बोला था, एनईपी में ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अब ये ए लिमिटेड कौन सी है कंपनी है, ये ए लिमिटेड इज लिक्विडेटेड, तो ए लिमिटेड लिक्विडेटेड हो रही है टू फॉर्म बी लिमिटेड, बी लिमिटेड को फॉर्म करने के लिए। तो ये ए लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरर कंपनी है, तो ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में ही जनरल एंट्रीज भी आई हैं और अकाउंट बनाने को भी आया है। कौन कौन सा अकाउंट बनाने को आया है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आया है, इक्विटी शेयर होल्डर, बस 2 अकाउंट बनाने को आए हैं और जनरल एंट्री पास करने को आया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सीख लेते हैं, हमें जनरल एंट्रीज कैसे कैसे पास करनी होती है, क्या क्या जनरल एंट्रीज पास करनी होती है, ठीक है। तो डी का मॉड्यूल्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है एसेट्स को ट्रांसफर करने की होती है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो सारे एसेट्स जो है जितने भी हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन फिक्टिशियस एसेट जो है वो ट्रांसफर नहीं होते रियलाइजेशन अकाउंट में, ये सीधा सीधा शेयर होल्डर अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, करंट फिक्स एसेट्स हैं, मतलब नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। तो सारे एसेट्स चले जाते हैं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके सारे एसेट्स हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नोट क्या दिया हुआ है, डेटर्स और रिजर्व्स फॉर डाउटफुल डेट, इसको सेपरेट अकाउंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सेपरेट अकाउंट ट्रीट करने का मतलब डेटर भी हमारे ट्रांसफर होंगे अलग से और रिजर्व्स ऑफ डाउटफुल डेट भी अलग से ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री हो गई एसेट्स को ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री जो है सारी लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं क्रेडिट साइड में ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएंगी। तो जैसे बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो एसेट्स हमारे इस साइड होते हैं, लायबिलिटीज हमारी इस साइड होती हैं। तो हमारे एसेट्स जो है वो इस साइड आ जाएंगे और लायबिलिटीज इस साइड आ जाएंगी। तो एसेट्स का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको इसको ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, जनरल एंट्री बता रहा हूँ। तो एसेट्स ट्रांसफर करना है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड ये एसेट्स आ जाएंगे। लायबिलिटीज का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसको लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ये एंट्रीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे नोट क्या है, तो एंट्री टू बी पास फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो या कंटीजेंट हो, टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है। या जो ट्रांसफरिंग कंपनी उनको टेकन ओवर नहीं कर रही है तो उनकी हमें पेमेंट की एंट्री करनी होगी, ठीक है। जो हमारा जो इन द नेचर ऑफ परचेज होता है उसमें सारी हो सकता है कोई लायबिलिटी ऐसी हो जो टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी ना हो, तो उसको पेमेंट करना ही करना होगा। अगर क्वेश्चन में ना भी बताए उसके लिए फिर भी हमें उसको पेमेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, हमने लायबिलिटी को ट्रांसफर किया इस साइड तो पेमेंट उसका होगा इस साइड, ठीक है। टू बैंक से लिख देंगे, टू बैंक, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं सॉरी, इधर एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, लायबिलिटीज हमारे इधर ट्रांसफर हो रही है तो उसको पेमेंट हम इधर लिख देंगे टू बैंक से, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारी यहाँ आई है और पेमेंट उसकी इस साइड होगी टू बैंक से, ठीक है। तो जो भी लायबिलिटी है जो टेकन ओवर नहीं है तो जो एक्चुअल पेमेंट है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे पेमेंट के लिए टू बैंक से। फिर उसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करनी है सेल ऑफ बिजनेस की कंसीडरेशन के लिए। तो अब जितने में हमने वो कंसीडरेशन में जितने में सेल कर रहे हैं बिजनेस को उसकी एंट्री आ जाएगी इस साइड में, ठीक है। और किस नाम से आएगी, ट्रांसफरी कंपनी के नाम से आ जाएगी। तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितना भी उसका परचेज कंसीडरेशन है। तो अब तक हमने क्या चीजें की हैं, हमने एसेट्स ट्रांसफर किए हैं इस साइड, लायबिलिटीज ट्रांसफर की है इस साइड। एसेट्स को क्या ध्यान देना है, एसेट्स को हमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ट्रांसफर करने हैं। फिक्टिशियस एसेट जो है वो डायरेक्ट जो है शेयर होल्डर अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, वेरियस फिक्टिशियस एसेट्स, तो उसकी एंट्री अलग से हमें पास करनी होगी।
रियलाइजेशन में उसकी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, फिर लायबिलिटी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा जो पेमेंट अगर हम कर रहे हैं वो टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी नहीं है, तो उन लायबिलिटीज की हमें पेमेंट करनी है, तो उसके लिए टू बैंक से यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर देंगे जितना हम पेमेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा कि जो हमने उसका वो दिया है, मतलब जितने में हमने बिजनेस को सेल किया है परचेज, तो परचेज कंसिडरेशन उसका जो भी है तो ट्रांसफरी कंपनी के नाम से वो इधर इस साइड आ जाएगा बाय ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा हम ये सिंपल है एकदम। तो चार एंट्रीज ये हमारी हो गई, चार एंट्रीज हो गई। पहली एंट्री एसेट को ट्रांसफर करने की, दूसरी एंट्री जो है वो लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की, चौथी एंट्री लायबिलिटीज को पे करने की जो टेकन ओवर नहीं है। ठीक है, तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री जो है कंसीडरेशन को डालने की एंट्री, रिकॉर्ड करने की, सेल ऑफ बिजनेस को रिकॉर्ड करने की। फिर उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं तो उसके भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। एक हमारी दो कंपनी है, एक वेंडर और वो कर लेते हैं परचेजर कंपनी, तो उससे आसान ही रहेगी। तो एक वेंडर कंपनी है, एक परचेजर कंपनी है। हम अभी एंट्री जो कर रहे हैं वो वेंडर कंपनी में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वेंडर कंपनी है, एक परचेजर कंपनी है। तो एक होता है बॉन्ड करना, एक होता है पे करना। तो कभी कभी क्या होता है, वो बॉन्ड बाय परचेजर कंपनी है और पेड बाय परचेजर कंपनी है। जब दोनों चीजें परचेजर कंपनी है तो वेंडर कंपनी में कोई एंट्रीज नहीं होगी। ठीक है, दूसरा है कि वो बॉन्ड और पेड बाय वेंडर कंपनी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट में हो जाएगी। पेमेंट साइड हमारी ये होती है, तो इसी साइड जो है हमारी एंट्री हो जाएगी टू बैंक से। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो कब होगी, जब दोनों बॉन्ड और पेड बाय द वेंडर कंपनी है। ठीक है, लेकिन इफ बॉन्ड और पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी है तो कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक चीज है, बॉन्ड है या पेड है, बॉन्ड बाय वेंडर कंपनी है या फिर पेड बाय वेंडर कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो इफ पेड बाय ट्रांसफर कंपनी एंड देन इट इज फुल्ली और पार्शियली रिम्बर्स्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो अगर पे कर दिया है, बॉन्ड करना है उसको परचेजर कंपनी को, लेकिन पे कर दिया है वेंडर कंपनी ने, लेकिन बाद में जो परचेजर कंपनी से उसके पैसे मिल जाएंगे, तो तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगी जब पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ बाय द ट्रांसफरर कंपनी, और फिर रिम्बर्स की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, फिर रिम्बर्स की एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक हो गया रियलाइजेशन का काम। ठीक है, यहाँ तक रियलाइजेशन का काम हो गया। अब इसमें जो है हमारा डिफरेंस में प्रॉफिट और लॉस भी निकल सकता है। ठीक है, या तो डेबिट साइड बैलेंस निकल सकता है या क्रेडिट साइड बैलेंस निकल सकता है। तो जो भी बैलेंस निकलेगा रियलाइजेशन अकाउंट में वो हम किसके नाम से कर देंगे, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बैलेंस निकलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से यहाँ पे कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी है, उनका कैपिटल का भी हमें क्लोज करना है। तो जो अमाउंट पेबल टू शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है एट पार, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उनको पहले ड्यू कर देंगे। फिर उसके बाद अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट प्रीमियम, ये प्रीमियम वाला है कि अगर उनको प्रीमियम को पे करना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, तो अगर पार पे करना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर प्रीमियम पे करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। फिर अगर डिस्काउंट पे करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सेटल करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी और कैश और बैंक। जो भी चीजें वहां से मिल रही हैं ट्रांसफरी कंपनी से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, वो चीजें क्रेडिट हो जाएंगी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, कौन सा क्वेश्चन था, एनईपी वाला था शायद, जिसमें हमारा एग्जाम में आया था, ये रहा एनईपी वाला। एनईपी में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विटी शेयर्स हैं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो इक्विटी शेयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ पर।
प्रेफरेंस शेयर का नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला, अच्छा इसमें आया था ये वाले में 2023 वाले में रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आया था, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाने को आया था, बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बनाने को आया है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनाने को आया है तो इसका मतलब इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। ठीक है, तो ये रहा शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज ईच का है, 4 लाख। तो इनको पे करना है, क्या पे करना है इनको, तो देख लेंगे प्रीमियम पे करना है या पार पे करना है। तो फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन टाउ लिमिटेड 10 इन कैश एंड 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो टोटल पेमेंट जो है एक शेयर के लिए 110 रुपए की हो रही है, जबकि ये शेयर कितने का था, ये शेयर 100 रुपए का था। तो 100 रुपए के शेयर के बदले में 110 रुपए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्रीमियम पर ही पे हो रहा है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू ज्यादा होती है तो प्रीमियम ही निकल के आता है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम के लिए, तो प्रीमियम के लिए प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम के लिए सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए ईच का प्रेफरेंस शेयर था, टोटल ये 4 लाख रुपए थे। ठीक है, बैलेंस शीट में जो दिख रहे थे। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में उनको जो पे हो रही है 4000 से, यहाँ से हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो ये 4000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 4000 शेयर्स हैं तो 10 रुपए जो है प्रीमियम जा रहा है, तो इसका मतलब ये 40,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना आ जाएगा, 4,40,000 आ जाएगा। उसके बाद इनको पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि कैश में पेमेंट भी हो रहा है, और टू प्रेफरेंस शेयर्स इन, इसको क्या इशू हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू हो रहे हैं। तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स हो रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स इन कौन सी कंपनी थी वो, जेनाइथ लिमिटेड। ठीक है, टाउ लिमिटेड जो है वो वेंडर कंपनी है, जेनाइथ लिमिटेड जो है वो ट्रांसफरी कंपनी है। तो जेनाइथ लिमिटेड, तो टू 9% प्रेफरेंस शेयर इन जेनाइथ लिमिटेड। ठीक है, तो ये 4,40,000 आ जाएगा, और ये बैंक से कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। 10 रुपीज ईच शेयर होल्डर को जा रहा है, और यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें जो है हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर अकाउंट बनाना है डायरेक्ट, अगर हमने जनरल एंट्रीज करी है तो उससे इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो पर्टिकुलर अमाउंट, तो पहले एंट्री जो है जब हम इनको ड्यू करेंगे अमाउंट, तो ये हमारा जो ट्रांसफर होगा ये इधर होगा, क्योंकि ये कंपनी का एक तरह से लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने एंट्री भी जो करी है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी, 4 लाख की थी। इसके साथ साथ प्रीमियम भी था, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे, इस साइड हो जाएगा टू बैंक,
अकाउंट 40,000 और 2 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन जिनाइट लिमिटेड। ठीक है, एकदम सिंपल है ये। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखना है पहले कि उनको प्रीमियम में पे हो रहा है या डिस्काउंट में हो रहा है या पार पे हो रहा है। वो कहाँ से पता चलेगा? वो हमें यहाँ से पता चलेगा कंपेयर करके वैल्यूज को कि उनको पेमेंट कितना हो रहा है एक शेयर के बदले में। तो यहाँ पे ईच प्रेफरेंस शेयर इन टाउ लिमिटेड 10 रुपीज ईच और 100 रुपीज का शेयर, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 110 हो गया। और फिर हम देखेंगे उसको था कितना। ठीक है, उसका था कितना? उसका 100 रुपए ईच का शेयर था फुल्ली पेड। तो अब 100 रुपए के बदले में उसको 110 रुपए मिल रहे, 110 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 110 रुपए वैल्यू का शेयर और पैसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब वो 10 रुपए जो है प्रीमियम हो गया। और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से निकाल लेंगे, 100 रुपए से डिवाइड करके 4000 शेयर्स आ गए। अब 4000 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एंट्री को पास कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आगे प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू करने की एंट्री कर देंगे और पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने की एंट्री होगी फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट और कैश और बैंक डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। ये किसकी एंट्री है? जो हमें ट्रांसफरी कंपनी से मिल रहा है। ये वाली एंट्री जो हमें करनी है वो इस एंट्री से पहले करनी है, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट से पहले करनी है। क्योंकि जब हम प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करेंगे हम तभी करेंगे जब हमें ये चीजें मिलेंगी। जब तक हमें ये चीजें मिलेंगी नहीं तो हम इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे ही नहीं सकते। तो इसको हमें पहले करना होगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो है वो बाद में करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स इन प्रेफरेंस ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, जो भी चीजें हमें मिल रही है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं ट्रांसफरी कंपनी से पेमेंट में जो हमें मिल रहा है, एक ये प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं 10 रुपए ईच के हिसाब से 40,000 रुपए ये मिल रहे हैं। 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं। और फॉर ईच इक्विटी शेयर इन टाउ लिमिटेड 20 इन कैश। अब इक्विटी शेयर्स कितने हैं वो देखना पड़ेगा। 100 रुपए ईच के 8 लाख के हैं, इसमें 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं। हर इक्विटी शेयर के बदले में हमें मिल रहा है 20 रुपए मिल रहा है कैश में। तो 8,000 इंटू 20, तो ये कितना हो गया? 1,60,000 हो गए। ठीक है, और प्लस 100 रुपए का शेयर मिल रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू 140 की है। तो हम उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू से करेंगे 140 से। तो 8,000 शेयर्स थे, 8,000 शेयर्स हैं, इंटू 140 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 चौक 32, 8 8 3 11, तो 3 8,000, हाँ ये हो गया 1,12,000 का ये मिल रहा है। ठीक है, 1,40,000 इंटू 8,000, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 140 इंटू 8,000, ठीक है, तो 11,20,000 हो गया ये। और 11,20,000 का ये मिल रहा है, 11,20,000 का ये मिल रहा है। तो 40,000 का कैश ये है, 1,60,000 का कैश ये है। तो टोटल कैश जो है यहाँ पे 2 लाख का मिल रहा है। ठीक है, और ये प्रेफरेंस शेयर्स जो मिल रहे हैं वो 4 लाख के मिल रहे हैं। इक्विटी शेयर्स जो मिल रहे हैं वो 11,20,000 के मिल रहे हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे इन सबको, जो जो चीजें हमें मिल रही हैं। तो इक्विटी शेयर इन, यहाँ पे एंट्री सेम यही होगी, इक्विटी शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी। तो इक्विटी शेयर इन जिनाइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स इन जिनाइट लिमिटेड अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी में क्या आएगा? जिनाइट लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर 11,20,000 का आया है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख के आए हैं और कैश और बैंक जो है वो 2 लाख का आया है। ठीक है, और टोटल जो है इसका वैल्यू, ये हम परचेज कंसिडरेशन पहले भी कैलकुलेट कर चुके होंगे, क्योंकि पहले जब हम उसमें ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन से एंट्री होती है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से एंट्री होती है। तो ये चीज ही हम पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन में। तो टोटल करेंगे इसका 11 लाख, 2 लाख कितना हो गया, 3 लाख कितना, 17,20,000। तो 17 लाख
20,000, कल भी हमने इसको कैलकुलेट किया था इस वाले का कंसिडरेशन को, तो ये 17,20,000 ये आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में तो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, अगर लॉस होता है तो वो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा अगर लॉस होता है। तो ये क्या कब के बारे में बता रहा है कि जब हम सारे एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर चुके हैं, यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है परचेज कंसिडरेशन को भी वो कर दिया है जिनायत लिमिटेड से, यहाँ पे हमें कोई लाइबिलिटी पे कर दी है बैंक से, यहाँ पे हमने कोई जो है वो पे कर दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर हमने जो है कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ था प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में प्रीमियम पे अगर था, तो प्रेफरेंस शेयर्स में अगर प्रीमियम पे इशू था तो उसका यहाँ पे आ गया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के नाम से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से। अगर डिस्काउंट पे था तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो ये सब एंट्रीज के बाद जो है हमें बैलेंसिंग फिगर में निकल के आएगा, या तो इस साइड निकल के आएगा या फिर इस साइड निकल के आएगा। इस साइड निकल के आया है तो इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो हम उसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से, जो भी डिफरेंस निकल के आएगा। अगर इस साइड निकल के आ रहा है तो वो लॉस है, तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के नाम से आ जाएगा लॉस अगर है तो, ठीक है। तो प्रॉफिट किस साइड निकल के आएगा, प्रॉफिट इस साइड निकल के आएगा, लॉस इस साइड निकल के आएगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे प्रीमियम है तो इस साइड दिखाना है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिस्काउंट दिए पे उनको हो रहा है तो इस साइड दिखाना है, ठीक है। तो ये दो एंट्री जो है जो कंसिडरेशन मिल रहा है उनकी प्रॉफिट और लॉस की है। अगर ज्यादा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, और अगर कम मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्रीज हो जाएंगी। फिर ये हो गया, लॉस की एंट्री हो गई। अब इसके बाद पेमेंट की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर को, जो भी चीजें पेमेंट हो रही हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं इक्विटी ये पेमेंट सॉरी ये हमारा जो है ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंस शीट से, जो भी उनके रिजर्व्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, या फिर जो भी उनका जो है कैपिटल होता है, सब ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में, ठीक है। तो मेन दो अकाउंट होते हैं इसके, एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है जिसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज होती हैं जो हमें चीजें वहां से ट्रांसफर करनी होती हैं, और दूसरा जो होता है हमारा वो प्रेफरेंस वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट होता है जो हमें बैलेंस शीट से आइटम्स को ट्रांसफर करना होता है, ज्यादा आइटम्स जो होती हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, जितने भी चीजें होती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो यहाँ पे आ जाती है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है, ये ट्रांसफर करने की हो गई। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी expenses on issue of shares or debentures, discount on issue of shares or debentures, underwriting commissions, ये सारा हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट से। उसके बाद इनको पेमेंट हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरिंग कंपनी और कैश और बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा बैलेंस शीट में देखो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या चीजें थी। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए एक तो कैपिटल है, एक रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, ठीक है, ये चीजें इक्विटी शेयर होल्डर पे उसमें नहीं ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ से फिक्टिशियस एसेट्स में हम देख लेंगे क्या क्या चीजें हैं, एसेट्स में क्या क्या चीजें फिक्टिशियस हैं। तो सरप्लस अकाउंट है, कैपिटल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन जो होता है वो हमारा वो होता है क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला केस है ये। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला केस है तो इसमें ये वर्कमैन कंपनसेशन जो है वो लायबिलिटी होता है। तो 5,000 जो है हमारा लायबिलिटी है एक्चुअल, ठीक है, और 8,000 जो है वो हमारा ये रिजर्व था। तो इसमें जो है हमारा 5,000 जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, उसमें रियलाइजेशन में, और बाकी 3,000 जो है वो हमारा चला जाएगा उसमें, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में। जैसे ये एंट्रीज है, यहाँ पे एंट्री अगर हम देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है सिर्फ उतना ही हमारा जा रहा है, उतना ही हमारा जा रहा है जितना हमारा वो था, ये चाहिए तो वो है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी है, ठीक है। तो हमें उसका देखना है रियलाइजेशन अकाउंट, हमें देखना है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर हो गई हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक,
प्रेफरेंस शेयर क्या है, हाँ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट जो हमारा वो प्रीमियम था 40,000 रुपए का, वो आ गया है। बैंक अकाउंट जो है वो हमने इंटरेस्ट था, एक्रूड इंटरेस्ट, वो पे कर दिया, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट नहीं ले जा रहा था वो। ठीक है, तो जो चीजें नहीं ले जा रहे होते हैं वो हमें पे करनी होती है, ये चीज का ध्यान रखना, कभी वो छूट जाए वो चीज। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला था इन्होंने, लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जिनायत लिमिटेड टू टेक ओवर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। तो ये इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर था, इसको वो नहीं लेके जा रहा, तो इसको हमें खुद पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो भी इंटरेस्ट था यहाँ पे इसका डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो भी था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये रहा 2 लाख का, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000 का, वो तो डिबेंचर्स है। ठीक है, 12,000 का जो एक्रूड इंटरेस्ट था डिबेंचर का, वो हमें खुद पे करना पड़ेगा, तो वो जो भी होता है ऐसा उसको पे करना पड़ता है हमें रियलाइजेशन से। ठीक है, तो ये 12,000 का रियलाइजेशन से पे हो जाएगा। इसके बाद लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर कर दी, ट्रेड पेबल्स, एक्रूड इंटरेस्ट, ये डिबेंचर वाला इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है सिर्फ जो एक्सपेक्टेड होता है पे करने वाला वो ट्रांसफर होता है, बाकी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर में चला जाता है। फिर यहाँ पे जितना उसका परचेज कंसिडरेशन है वो जिनायत लिमिटेड से चला जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन का काम तो इतना होता है, और फिर बाकी बैलेंसिंग फिगर में ये निकल के आ जाता है जो भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो हमें जो मेन मेन चीज डालनी है, सारे एसेट्स डाल दिया हमने, सारी लायबिलिटीज डाल दी हमने, परचेज कंसिडरेशन को डाल दिया, और जो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर है वो डाल दिया, और कोई लायबिलिटी अगर वो टेकन ओवर नहीं हो रही है तो उसकी पेमेंट कर दी, और फिर बैलेंसिंग फिगर में हमारा इक्विटी शेयर होल्डर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे, दूसरा अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बना दिया है। बैंक अकाउंट में जो भी उसका बैलेंस बीडी था वो आ जाएगा, बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में हमने ये डाल दिया, 70,000 रुपए रियलाइजेशन में डाल दिया, वो एंट्री आ गई रियलाइजेशन में डालने की। फिर जिनायत लिमिटेड से हमें इतना मिल गया है, जिनायत लिमिटेड से फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 40,000 पे कर दिया, एक्रूड इंटरेस्ट हमने 12,000 पे कर दिया, बाकी बैलेंसिंग फिगर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। ठीक है, बाकी सारा बैलेंसिंग फिगर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1,48,000 रुपए आ गया बैलेंसिंग फिगर में। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, ये जो था हमारा बनता तो 1,60,000 था, क्योंकि 8,000 शेयर्स पे हमने कितना दिया था, 20 रुपीज ईच दिया है उसने, तो 1,60,000 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे पेमेंट जो होगा वो इनका जो है लास्ट इक्विटी शेयर होगा, लास्ट में पेमेंट होता है सारा पेमेंट करने के बाद। तो जो ये रियलाइजेशन को जो पेमेंट हो रही है, इसका होने के बाद जो इनका बचेगा वो 1,48,000 बचेगा, तो वही हम इनको पे करेंगे, तो यही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में पहले हम बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर देंगे चीजें, क्या क्या चीजें हैं वहां पे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 8 लाख का, सरप्लस दिया हुआ है 50,000 का, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, बाकी वर्कमैन कंपनसेशन फंड का डिफरेंस, क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो भी डिफरेंस है वो आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट यहाँ से आ गया हमारा 1,48,000। फिर बाकी इनको दे देंगे इक्विटी शेयर्स इन जिनायत लिमिटेड। अब ये यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कोई गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अगर इसमें मैच होने में दिक्कत आ रही है तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इसी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बना देंगे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, रियलाइजेशन से जो भी प्रीमियम है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट में कितना कैश दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा। ये भी हमारा दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, इसमें भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो realization expenses can be paid through realization and then reimbursed as well। ठीक है, तो realization expense का भी इसमें दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, expenses of liquidation of Tao Limited amounting 10,000 are reimbursed by Zenith Limited। तो पहले इसमें एंट्री क्या होगी, टू बैंक और बाय बैंक। पहले टू रियलाइजेशन में टू बैंक आ जाएगा,
फिर बाय बैंक आ जाएगा रियलाइजेशन में। ठीक है, लेकिन इसकी कोई इन्होंने कहीं पे भी एंट्री नहीं दिखाई है। क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि इन्होंने जो है ये ऑप्शनल में डाल दिया कि एक ही बात है, टू बैंक और बाय बैंक, इसका मतलब वहां से जो है ये आया और हमने पे कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो है ये बैंक अकाउंट में इसको नहीं दिखाया है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस को। लेकिन जब भी हम करेंगे तो इसमें हमें नोट में लिखना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा किया है तो इसको हमें नोट में लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर नोट में नहीं लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। वरना तो फिर हमें क्या करना है, इसको पे करना है बैंक से, टू बैंक से डाल देंगे पे करते टाइम पे रियलाइजेशन में डेबिट साइड, बाय बैंक से डाल देंगे क्रेडिट साइड। लेकिन अगर बॉन और पे हमें ही करना है, ठीक है, तो बस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, तब तो हमें दिखाने ही दिखाने हैं हर हाल में। ठीक है, तो ये एंट्रीज हो गई हमारी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो कोई सा भी केस हो, भले वो तुम्हारा इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, या इन द नेचर ऑफ परचेज हो, या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, हर केस में जो है इसी तरह से एंट्री होनी है। इसके अलावा कोई और टाइप की एंट्रीज नहीं बनेंगी हमारी। ठीक है, क्लियर है ये सब? कोई डाउट इसमें हो तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट?